नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम जूनियर असिस्टेंट मेंस प्रैक्टिस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका यह 29th वीडियो है। इससे पहले 28 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। ऐसे बच्चे जो प्रेजेंट टाइम में ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं आरआरबी का, और उन्हें आपका लास्ट ईयर का करंट अफेयर्स पढ़ना है, क्विक करंट रिविज़न करना है, तो आपके लिए हम स्पेशल सीरीज लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत मार्च से लेकर जून तक जितने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनका वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। करंट अफेयर सेकंड वीडियो आपका परसों उपलब्ध होगा, आप हमसे जुड़े रहिए। और चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? थाईलैंड, वियतनाम, मंगोलिया, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारत और मंगोलिया के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। बात करते हैं नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास 2025 के बारे में कि इसका कौन से एडिशन का आयोजन किया गया है 2025 में। तो क्योंकि एडिशन वगैरह आपके पूछ लिए जाते हैं स्टेटमेंट में, तो 17th एडिशन का आयोजन किया गया है 2025 में। इम्पोर्टेंट ये है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आयोजन है वो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में इसका आयोजन किया गया है। बात करते हैं इसकी शुरुआत की कि ये स्टार्ट कब से हुआ है आयोजन करना दोनों देशों के मध्य में। तो 2004 से इसकी शुरुआत की गई है। क्वेश्चन में पूछा गया था किस देश के मध्य, तो सही आंसर है भारत और मंगोलिया, अर्थात ऑप्शन नंबर 3। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया है घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना के बारे में कि ये किस राज्य में आपकी स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और उत्तर प्रदेश के भी जिला कौन सा अगर आपको याद करना है तो ध्यान रखिएगा, ये आपके उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर में स्थित है। बात कर लेते हैं इसकी क्षमता के बारे में। तो इसकी क्षमता कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 660 मेगावाट की इसकी क्षमता है। बात करते हैं इसका निर्माण करने में कितनी लागत का निर्माण किया जा रहा है या कितनी लागत रुपये लगने वाली है। तो 21,780 करोड़ रुपए की लागत लगने वाली है इसका निर्माण करने में। अब शुरू होने की संभावना कब है, तो ध्यान रखिएगा, शुरू होने की संभावना है 2025 और 26 में। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे बात की गई है भारत का पहला इकोनॉमिक जोन है आपका, वो किस पर आधारित है? आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। स्थापना करने की घोषणा किस राज्य में की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, छत्तीसगढ़ राज्य में इसकी स्थापना करने की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ में भी इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा या निर्माण कहाँ पे किया जाना है, तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर में इसका निर्माण किया जाना है। एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो कॉस्ट लगने वाली है इसका निर्माण करने में वो कितनी अनाउंस की गई है, तो 1000 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। विश्व तंबाकू दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया है? 1 मई, 31 मई, 1 जून, या 5 जून, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, विश्व तंबाकू दिवस की बात की जा रही है कि ये प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 31 मई को ये मनाया जाता है। बात कर लेते हैं आपके 2025 की थीम की। तो यहाँ पर जो थीम रखी गई है वो है आपका ब्राइट प्रोडक्ट। ये थीम इसकी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसकी थीम यूपी पीसीएस कई बार आपका पूछ चुका है। ये बात करते हैं कि इसका घोषणाकर्ता कौन है,
किसके द्वारा घोषणा की गई थी आपकी विश्व तंबाकू दिवस मनाने की? तो ध्यान रखिएगा WHO के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। अब WHO की बात करें तो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जेनेवा में स्थित है, जो कि स्थित है आपके स्विट्ज़रलैंड, यूरोप में। बात कर लेते हैं इसकी स्थापना के बारे में स्विट्ज़रलैंड की। तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में राजीव मेमानी को किसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, भारतीय उद्योग परिषद, नालसा या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, राजीव मेमानी को किसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है हाल ही में? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारतीय उद्योग परिषद का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये जो क्वेश्चन है आपका UPSSC पूछ चुकी है, ध्यान रखिएगा। 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है इनके अध्यक्ष से ही, ओनली अध्यक्ष बदले हैं। आज के समय इनके अध्यक्ष राजीव मेमानी। अगर हम बात करते हैं भारतीय उद्योग परिषद के बारे में कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ध्यान रखिएगा 1895 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। वहीं अगर हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इससे क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारत में इसका आयोजन किया गया। अब भारत में आयोजन कहाँ पे किया गया है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सभी को एक एक करके हम समझते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत का एक राज्य है आपका तेलंगाना, जिसमें इसका आयोजन किया गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, हैदराबाद को भी आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं एडिशन की। तो कौन से एडिशन का आयोजन किया गया भारत में? तो ध्यान रखना है 72 एडिशन का आयोजन किया गया है। अब बात कर लेते हैं विनर की, क्योंकि अक्सर करके विनर का नाम पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ओपाल सुचाता चुआंगश्री, इनका नाम लर्न करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी पूछ चुके हैं। ये जो चुआंगश्री हैं वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये आपकी फर्स्ट थाईलैंड गर्ल हैं जो कि आपकी मिस वर्ल्ड बनी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो भी आपके इम्पोर्टेंट है वो आपको सभी पॉइंट एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो कि आपको याद करने हैं। अगर हम बात करते हैं भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था इसके अंतर्गत, तो भारत की ओर से गई थी आपकी नंदिनी गुप्ता। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला प्रथम जिला कौन सा है? सूरत, दीप, भागलपुर, भोपाल, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, यहाँ पे पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का प्रथम जिला कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, दीव। बिर्च ग्लेशियर किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, ये अलग अलग ऑप्शन है, इसको आप मिटा लीजिएगा। हो सकता है कि 4 ही ऑप्शन कर लीजिए यहाँ पर। इस एशिया को आप मिटा दीजिए इसमें से। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि बिर्च ग्लेशियर किस महाद्वीप में आपका स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये यूरोप में आपका स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये यूरोप में कहाँ पर स्थित है। तो यूरोप में आपका एक छोटा सा देश है स्विट्ज़रलैंड, जहाँ पर ये बिर्च ग्लेशियर आपका स्थित है। ये चर्चा में क्यों रहा था? तो यहाँ पर आपका क्या है कि जो ग्लेशियर है वो गिर गया था, गिरने के कारण आपका ये चर्चा में रहा था। और रीजन बताया गया था, इसमें एक गांव है वो पूरा का पूरा इसके अंदर दब गया था, इसलिए ये आपका चर्चा में बना हुआ है। चीज़ याद रखेंगे। कहाँ पर स्थित है ये? स्विट्ज़रलैंड में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1970, 1974, 1975, 1978, इनमें से कोई नहीं? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं इसके हेडक्वार्टर की।
तो इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है आपका मैड्रिड में है। और मैड्रिड कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना है, ये आपका स्पेन की राजधानी है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके टोटल मेंबर कितने हैं, तो टोटल मेंबर हैं आपके 160। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। भारत का सबसे ऊंचा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब, सतलज, गंगा, कोसी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का सबसे ऊंचा ब्रिज किस नदी पर बना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चिनाब नदी पर बनाया गया है। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी। तो ये जो चिनाब नदी में सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया गया है, कौन से राज्य में बना है? तो ये राज्य का नाम भी आपको याद करना है, या फिर यूनियन टेरिटरी का नाम याद करना है। ये बनाया गया है आपके जम्मू कश्मीर में। अगर हम इसकी हाइट की बात करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपकी हाइट ही पूछ ले इसकी, तो टोटल हाइट कितनी है? तो टोटल हाइट है इसकी 359 मीटर की है। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 7 जून, 5 जून, 25 जून, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व खाद्य दिवस की बात की गई है। ये यूपी SSC कई बार क्वेश्चन आपका पूछ चुकी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इवन यूपी PCS में भी ये क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है। तो विश्व खाद्य दिवस की बात की जा रही थी कि ये कब मनाया जाता है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, प्रत्येक 7 जून को ये विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं कि इसकी 2025 की थीम क्या है। तो थीम है आपकी फूड सेफ्टी, साइंस इन एक्शन। ये इसकी थीम है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, याद भी करनी है आपको। पहली बार इसे कब मनाया गया था? फर्स्ट टाइम अगर हम बात करते हैं शुरुआत की, कि इसकी शुरुआत कब की गई है मनाने की, तो 2019 में इसको मनाने की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा ये मनाया जाता है? तो WHO प्लस FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के द्वारा इसे मनाया जाता है। एक एक करके अगर हम दोनों की बात करते हैं कि दोनों की स्थापना कब की गई है और ये कहाँ पर स्थित हैं, तो देख लीजिए। WHO की हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई है। वहीं अगर हम FAO की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1945 में की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का विजेता टीम कौन सी रही? मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, इनमें से कोई नहीं। तो इंडियन प्रीमियर लीग 2025 की बात की जा रही है कि इसका आयोजन कौन सी टीम जीती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु इस बार टीम की विनर है। एक एक करके सभी पॉइंटों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसके सभी पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का विनर टीम पूछी गई थी, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है। जबकि रनर अप टीम कौन सी रही है इस बार, यानी आपकी उपविजेता टीम कौन सी रही है, उसका नाम भी आपको लर्न करना इम्पोर्टेंट है। तो वो है आपकी पंजाब किंग। बात कर लेते हैं टोटल टीम कितनी खेलती हैं इसके अंतर्गत, यानी 2025 में तो टोटल टीम थी आपकी 10। रनर अप पंजाब किंग है। एडिशन कौन सा खेला गया था और कौन सा विनिंग किया है आपका, तो एडिशन नंबर था आपका 18 है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का ये आपका फर्स्ट टाइटल है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे ज़्यादा टाइटल किन के पास है, या कह सकते हैं कि मोस्ट टाइटल्स किसके पास हैं, तो मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग के पास सबसे ज़्यादा टाइटल है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जिसको हम CSK कहते हैं। दोनों ने आपका 5-5 बार आपका जीता हुआ है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 के अंतर्गत भारत की कौन सी रैंक है? 10, 12, 13 या फिर 18? तो देखिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 के अकॉर्डिंग भारत की रैंक कौन सी है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1,
10वीं रैंक है भारत की इसके अंतर्गत। ये कई बार आपका ऐसा है कि इम्पोर्टेंट है, यूपीपीसीएस हर बार इस क्वेश्चन को पूछती है, उसका सिर्फ पैटर्न चेंज होता है। क्यों इम्पोर्टेंट है इसकी प्रायोरिटी समझ लीजिए। 2025 में भारत की रैंक है 10, जबकि 2024 में भारत की रैंक है इसके अंतर्गत 7। अब हम बात करते हैं इस इंडेक्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो पहली, दूसरी और तीसरी जो रैंक है वो किसी भी देश ने प्राप्त नहीं कर रही है, इसलिए और ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप पहला मानते हैं तो 4th रैंक आई है आपकी डेनमार्क की, इसलिए ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर कोई इसके पैरामीटर सबसे ज़्यादा एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। बात करते हैं लास्ट रैंक की, या अंतिम स्थान किसने प्राप्त किया है इसके अंतर्गत। तो अंतिम स्थान प्राप्त किया है आपके ईरान ने। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 संगठन का सदस्य देश नहीं है? ब्राज़ील, जापान, कनाडा, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ बात की गई है निम्नलिखित में से G7 संगठन का सदस्य देश कौन सा नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, ब्राज़ील देश इसका संगठन देश नहीं है। जबकि आपके जापान, कनाडा, जर्मनी तीनों ही हैं, और 4 और होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो एक है आपका USA, दूसरा है आपका कनाडा, तीसरा है आपका फ्रांस, और चौथा है आपका ब्रिटेन यानी UK। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इटली भी है इसके अंतर्गत, यानी आपका कनाडा मैंने 2 बार लिख दिया है, ये चीज़ को आपको याद रखना है। कुल मिला के यहाँ पर कितने देश हैं आपके? तो आपके 7 देशों का ग्रुप है जिसे हम G7 कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। वाल्कन डी फ्यूगो ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जापान, फ्रांस, फिलीपींस, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है इस ज्वालामुखी के बारे में कि ये किस देश में आपका स्थित नहीं है, स्थित है। तो यहाँ पर देखिए वॉल्कन डी फ्यूगो ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो इसकी स्थिति है वो क्या है आपकी? ग्वाटेमाला में ये स्थित है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्वाटेमाला में इसकी स्थिति है। ग्वाटेमाला कहाँ पर है? तो ये आपका एक अफ्रीकन कंट्री है। ये चीज़ को आपको याद रखना है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5। संयुक्त राष्ट्र महासंघ की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1944, अक्टूबर 1945, सितंबर 1946, नवंबर 1948 या इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए एक एक करके इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी कई बार आपके आ चुके हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई है। अब देखिए अक्टूबर में भी कब की गई है? तो ध्यान रखना है आपको, 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना की गई है। इसलिए प्रत्येक 24 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? यूनाइटेड स्टेट डे मनाते हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस भी हम मनाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अंतर्गत जो टोटल मेंबर है वो कितने होते हैं? तो जो टोटल मेंबर है उसमें से आपके 15 है, लेकिन आपके 10 और प्लस 5 का रेशियो है इसके अंतर्गत। 5 तो इसके परमानेंट मेंबर माने जाते हैं, और जबकि 10 क्या होते हैं? टेम्परेरी होते हैं। जो परमानेंट मेंबर है उनके नाम लर्न कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो USA है, रसिया है आपका, चाइना है, यूनाइटेड किंगडम है आपका, और आपका है फ्रांस। ये 5 तो आपके परमानेंट है, जबकि 10 हैं जिनका कार्यकाल सिर्फ 2 ईयर्स का होता है, और ये रोटेट करते रहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंच टूर्नामेंट की बात की गई है कि 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, कार्लोस अल्कराज इस बार के विजेता हैं। जबकि रनर अप कौन रहा है? तो जैनिक सिनर आपके रनर अप हैं। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं इस फ्रेंच ओपन 2025 के बारे में।
तो जो आपके कार्लोस अल्काराज कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये आपके स्पेन से बिलोंग करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गई मेल की बात है कि मेल में कौन आपका जीता है, क्योंकि क्वेश्चन आपके वुमेन से भी आते हैं। तो वुमेन में आपकी विजेता कौन रही हैं, तो ध्यान रखना है कोको गॉफ, इनका नाम क्या है आपका, कोको गॉफ आपकी विजेता रही हैं 2025 की। और कोको गॉफ कहाँ से हैं, तो वो हैं आपकी यूएसए से। याद कर लेना है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंच ओपन 2025 के बारे में, या फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट के बारे में। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, कब ये खेलना प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ है आपकी 1891 ईस्वी से। किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो ध्यान रखिएगा क्ले कोर्ट यानी मिट्टी के कोर्ट पर ये खेला जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है जिसने प्रत्यक्ष ऋण सुविधा देने प्रारंभ किया है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, वी-मार्ट, नोकिया, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी है जिसने प्रत्यक्ष ऋण सुविधा देने का प्रारंभ किया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फ्लिपकार्ट ने। और फ्लिपकार्ट क्या है आपकी, तो एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, फ्लिपकार्ट। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश में निवास करती है, भारत, चीन, ब्राज़ील, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा किस देश में निवास करती है, क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारत में सबसे ज़्यादा आपकी जनसंख्या निवास करती है। अब हम बात करते हैं भारत में टोटल जनसंख्या कितनी निवास करती है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार आपकी टोटल जनसंख्या है 146.39 करोड़ जनसंख्या आपकी निवास करती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी हो चुकी है इस रिपोर्ट के अनुसार, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन हो चुकी है आपकी 8.2 अरब। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य में है। यहाँ पे जनगणना नहीं है, क्या शब्द है आपका, जनसंख्या सबसे कम कौन से राज्य में आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, सिक्किम। तो देखिए जनगणना 2011 की बात कर लेते हैं एरिया वाइज भी और जनसंख्या वाइज भी। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कौन सा आपका राज्य है, तो ध्यान रखना है मोस्ट पॉपुलेटेड राज्य की बात की जाती है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात की जाती है, तो कौन सा देश है आपका, राज्य है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। जब आपकी मिनिमम की बात की जाती है तो वो है आपका सिक्किम। वहीं अगर हम एरिया वाइज की बात करते हैं तो एरिया वाइज सबसे ज़्यादा कौन सा है, मोस्ट है आपका एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान, और सबसे छोटा है आपका गोवा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा हरियाणा से नहीं लगती, मथुरा, गाजियाबाद, बागपत, या फिर रामपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रामपुर, इनकी सीमा हरियाणा से नहीं लगती, जबकि मथुरा, गाजियाबाद और बागपत तीनों की सीमा हरियाणा से लगती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, 7, 8, 9 या 10, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आपका रिपीट होता है, यूपी SSSC से घुमा घुमा कर क्वेश्चन को पूछती है। आज हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैं एक रफली चित्र बना रहा हूँ यूपी का, तो ध्यान रखिएगा, मान के चलिए कि ये आपका यूपी का चित्र है।
अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से राज्य कहाँ पर कितनी सीमाएं या कितने राज्यों से सीमाएं साझा करता है। तो यहाँ पर जो आपका सहारनपुर है, यहाँ पर आपके 2 राज्यों की सीमा मिलती है। एक तो आपका हिमाचल प्रदेश है, दूसरा आपका उत्तराखंड है। इसके नॉर्थ में आपका एक इंटरनेशनल सीमा भी बनाता है देश, वो है नेपाल। अगर हम बात करते हैं पूर्व की दिशा में, तो वहाँ पर आपका मिलता है बिहार। अगर हम 4 राज्य यहाँ पर मिलते हैं, आपके कौन कौन से मिलते हैं, एक तो एमपी है, दूसरा आपका झारखंड है, तीसरा आपका छत्तीसगढ़ है। वहीं हम आगरा और मथुरा की बात करते हैं तो वहाँ पर कौन सा मिलता है, तो वहाँ पर मिलता है आपका राजस्थान। वेस्ट में इसमें जाकर बात करते हैं तो वहाँ पर मिलता है आपका हरियाणा। और एक यूनियन टेरिटरी भी मिलता है यहाँ पर, वो है आपका दिल्ली। तो आप काउंट कर सकते हैं कितने राज्य आपके सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ में। यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये कौन सा रह गया आपका सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो देखिए यहाँ पर आपके कितने मिल रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका अक्सर करके पूछा जाता है। तो आपके 7 राज्य मिलते हैं और एक यूनियन टेरिटरी मिलता है। ये चीज़ को आप याद करते रहेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 1। उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत कब पड़ा, 1935, 1937, 1939, 1941, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही थी किसकी, संयुक्त प्रांत नाम कब पड़ा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 1937 ईस्वी में इसका नाम संयुक्त प्रांत पड़ा है। जबकि इससे पहले अलग अलग नाम थे इसके उत्तर प्रदेश के। तो ध्यान रखना है 1937 के बाद इसे संयुक्त प्रांत कहा गया है, लेकिन 1950 में इसका फिर से नाम बदल दिया गया और तब एक्चुअल में वास्तविक नाम पड़ा था इसका उत्तर प्रदेश। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। राज्य का जो प्रमुख संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, राज्यपाल। अब राज्यपाल के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कंसेप्ट आपके आते ही आते हैं। जो इसकी नियुक्ति की जाती है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आपकी नियुक्ति की जाती है, तो ध्यान रखिएगा 155 आर्टिकल के अंतर्गत इसकी नियुक्ति की जाती है। किनके द्वारा नियुक्ति की जाती है, तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल के अंतर्गत पंचायत का गठन किया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या है, आर्टिकल नंबर 39, अनुच्छेद 40, 44, 47, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आपके स्थापना या गठन की जाती है पंचायतों की। वहीं अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 39 की, तो यहाँ पर आपको समान वेतन के लिए क्या है, समान काम के लिए समान वेतन की बात की गई है। वहीं अगर हम बात करते हैं 44 की, इम्पोर्टेंट है आपका, तो समान नागरिकता की बात की गई है। नागरिक संहिता यानी जिसे आप यूसीसी कहते हो आप। अनुच्छेद 47 में आपके पर्यावरण की बात करी गई है। अब देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि इसके प्रावधान कहाँ पे दे रखे हैं, तो भारत के संविधान भाग नंबर आपके 4 में इसके प्रावधान दे रखे हैं। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक सभी प्रावधान दे रखे हैं डीएसपी में, डीपीएसपी में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार पंचायत सरपंच बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21, 25, 28, 30, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की बात की गई है। सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए,
सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 21 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक एक करके हम चीज़ों को देख लेते हैं। मान के चलिए कि किसी को ग्राम सभा का सदस्य बनना है, तो ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष की होनी चाहिए। वहीं अगर आपको वोटिंग देने का अधिकार प्राप्त करना है तो वोटिंग की आयु कितनी होती है? वो भी 18 वर्ष होती है। सरपंच या प्रधान बनने की आयु कितनी है मिनिमम? तो प्रधान की है आपकी 21 वर्ष। लेकिन अगर आपको एमएलए और एमपी बनना है तो उसकी आयु कितनी है? तो ध्यान रखना है आपकी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष की। और वहीं अगर आपको एमएलसी बनना है या फिर एमपी इन राज्यसभा बनना है तो आपकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी आयु मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद में कुल कितने सदस्य संख्या है? 101, 105, 110, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है उत्तर प्रदेश विधान परिषद की बात की गई है, कितनी संख्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि विधानसभा परिषद की जो संख्या है वो कितनी है आपकी? 100 संख्या है उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना है, जिन्हें हम एमएलसी कहते हैं। वहीं अगर हम एमएलए की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 403। एमपी इन लोकसभा की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कितनी संख्या है? तो वहाँ पर 80 दे रखी है। राज्यसभा की बात करते हैं तो कितनी संख्या है? तो वहाँ पर बात की जाती है 31 की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सुमेलित नहीं है? तो देखिए एक तरफ आपके जिला दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपकी नदियाँ दे रखी हैं और पूछा गया है कि आपका कौन सा जिला आपका शामिल नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगरा, यमुना, प्रतापगढ़, सई, लखनऊ, सोन, कानपुर, गंगा। जो ऑप्शन सही है आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लखनऊ सोन नदी। क्योंकि लखनऊ सोन नदी पर ना स्थित होकर कहाँ पर स्थित है? गोमती नदी के किनारे पर ये स्थित है। जबकि आगरा यमुना पर है, प्रतापगढ़ सई नदी पर है, कानपुर आपका गंगा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश के किस राज्य में धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करने वाली गीता प्रेस कहाँ पर स्थित है? कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है गीता प्रेस कहाँ पर स्थित है, जो कि धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गोरखपुर में। सिर विहीन कनिष्क की मूर्ति कहाँ पर पाई गई है? मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, इनमें से कोई नहीं। तो सिर विहीन कनिष्क की मूर्ति कहाँ पर पाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, ये मथुरा जिले में आपकी स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं मथुरा जिले की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पहले भी कई बार आपके पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, मथुरा में सबसे ज़्यादा क्या है? आपके मंदिरों के निर्माण के बारे में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कौन कौन से मंदिर के बारे में आपको याद करना है? तो आपको याद करना है पागल बाबा का मंदिर। पागल बाबा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके वृंदावन में स्थित है। वहीं अगर हम बात करते हैं आपकी माता राधा रानी के मंदिर की, तो जो राधा रानी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है आपके बरसाना में। बात करते हैं प्रेम मंदिर की, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पहले यूपी SSS से पूछ चुकी है, तो ये भी है आपका वृंदावन में। बात करते हैं हम बांके बिहारी के टेम्पल की, क्योंकि इसके कॉरिडोर बनाने की चर्चा काफ़ी ज़ोरों शोरों पर चल रही है, तो ये भी स्थित है आपके वृंदावन में। ध्यान रखिएगा 2025-26 के बजट में कितने रुपए अलॉट किए गए हैं इसके कॉरिडोर बनाने के लिए? तो 150 करोड़ रुपए। ये चारों मंदिर आपको लर्न करने हैं। सही है स्थित सही क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, मथुरा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस जिले को कहा जाता है? लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है कौन से ज़िले को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कानपुर ज़िले को कहा जाता है। जबकि भारत के मैनचेस्टर की हम बात करते हैं कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है?
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका अहमदाबाद। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 176, इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति कब की जाती है? किसके अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, अनुच्छेद 164। जबकि अनुच्छेद 55 किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपके राज्यपाल से संबंधित है। इसकी नियुक्ति की जाती है आपकी प्रेसिडेंट के द्वारा। वहीं हम बात करते हैं अनुच्छेद 148 की, तो एडवोकेट जनरल से ये आपका संबंधित है, जिसे आप महाअधिवक्ता कहते हैं। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति की जाती है आपके राज्यपाल के द्वारा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 3। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष, 10 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछी गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, 18 वर्ष। जबकि इसी के अनुसार सरपंच या प्रधान बनने की आयु होती है 21 वर्ष की। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। भारत माता का एकमात्र मंदिर कौन से जिले में स्थित है? प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। तो भारत माता का एकमात्र मंदिर की बात की जा रही है, ये स्थित है आपके ऑप्शन नंबर 2, वाराणसी में। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पहले कई बार आपके पूछे जा चुके हैं। एक एक करके हम बात कर लेते हैं वाराणसी के बारे में। तो वाराणसी में क्या क्या इम्पोर्टेंट है? तो पहली बात तो ये है कि ये आपका गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। प्राचीन नगरी है आपकी, जो कि गंगा रिवर पर स्थित है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फेमस टेम्पल है, वो कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, काशी विश्वनाथ का मंदिर। उन्हें आपको लर्न करना ही करना है, अक्सर करके विवाद में बना रहता है। और ध्यान रखिएगा, जो आपके एमपी हैं वो मोदी जी हैं, यहाँ से ही हैं। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 2। निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरा उत्पादन के लिए जाना जाता है? मेरठ, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, संतरा उत्पादन के लिए जाना जाता है ऑप्शन नंबर आपका 2, सहारनपुर। जबकि मेरठ किसके लिए जाना जाता है? तो ध्यान रखना है, मेरठ से ही आपके 10 मई 1857 ईस्वी को क्रांति की प्रारंभ हुई थी, अर्थात फर्स्ट इंडिपेंडेंट की स्थापना हुई थी। दूसरा इसमें क्या है, इसे जाना जाता है खेल के सामान के लिए। किसके लिए? जो आपका स्पोर्ट्स है उसके खेल के सामान के लिए जाना जाता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर की, तो ये आईटी के लिए जाना जाता है। और गाजियाबाद की बात करते हैं तो ये आपका इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। ग्रेटर नोएडा निम्नलिखित में से किस जिले का मुख्यालय स्थित है? गौतम बुद्ध नगर का, सहारनपुर, अनूप शहर, शामली, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेटर नोएडा निम्नलिखित में से कौन से जिले का मुख्यालय स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, गौतम बुद्ध नगर। बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आगरा, फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़, एटा, इनमें से कोई नहीं। तो बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? ध्यान रखिएगा, जिला पूछा गया है, शहर और जिले में अंतर होता है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 1। बेसिकली यहाँ पे फतेहपुर सीकरी भी आंसर दे रखा है, लेकिन टोटली क्वेश्चन ये कन्फ्यूजिंग है। यहाँ पर आपका जिला पूछा गया है, तो जिले में आपका क्या आता है? आगरा आता है। लेकिन फतेहपुर सीकरी जब ऑप्शन में है तो वो भी आपका आंसर हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका यूपी SSSC ने ही पूछा है और इसी तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें आंसर आपका आगरा दिया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1।
उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर यमुना नदी बहती है? 20, 21, 25, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर यमुना नदी बहती है, पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 20 जिलों से उत्तर प्रदेश में यमुना नदी बहती है। अब हम बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में इसकी एंट्री कहाँ से होती है। तो उत्तर प्रदेश में एंट्री होती है इसकी बिजनौर से, जबकि एंड कहाँ हो जाता है इसका, तो एंड हो जाता है आपके प्रयागराज में। अब प्रयागराज में इसका एंड क्यों हो जाता है, तो ये आपके गंगा नदी में आकर मिल जाती है। ये चीज़ आपको याद रखना है, दोनों मिलके बनाती हैं संगम। कुछ इसके प्रमुख सहायक नदियों के नाम भी आपको लर्न कर लेने हैं, उत्तर प्रदेश में ही आपके पूछे जाते हैं। तो सहायक नदी कौन कौन सी हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो इसकी एक सहायक नदी है चंबल, इम्पोर्टेंट है, मस्ट ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा जिला हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है? प्रयागराज, बांदा, ललितपुर, मेरठ, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसा जिला है जो हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है, वो है ऑप्शन नंबर आपका 2, बांदा जिला। जो अदर ऑप्शन दे रखे हैं उनके बारे में भी समझ लीजिए। प्रयागराज जाना जाता है आपके सैंडस्टोन के लिए, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं ललितपुर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका यूरेनियम के लिए जाना जाता है। मेरठ की बात करते हैं तो ये आपके खेल के सामान के लिए जाना जाता है। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से सोनभद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रॉबर्ट्सगंज, नौगढ़, ग्रेटर नोएडा, अकबरपुर माटी, इनमें से कोई नहीं। तो सोनभद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन में ये आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रॉबर्ट्सगंज में सोनभद्र का आपका मुख्यालय स्थित है। ध्यान रखिएगा, अगर आपके सोनभद्र के बारे में कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं तो वो आपको लर्न करने ही करने हैं। एक एक करके हम और चीज़ों के बारे में भी बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं हम यहाँ पर नौगढ़ की, कि नौगढ़ आपका कहाँ पर है, किसका मुख्यालय स्थित है। तो यहाँ पर ये आपके सिद्धार्थ नगर का है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं तो ये है आपके गौतम बुद्ध नगर का। अकबरपुर माटी की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपके कानपुर देहात का। तो इस प्रकार आपके यहाँ पर सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। तो आज के 40 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। जो बच्चे हाल ही में आपके RRB ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनको एकदम फास्टली करंट अफेयर्स पढ़नी है पूरे ईयर की, तो ध्यान रखिएगा। हमारा पहला वीडियो ऑलरेडी क्लास का आ चुका है, जिसके अंतर्गत आपके मार्च से लेकर 30 जून तक के करंट अफेयर्स ऑलरेडी हमने बना दिए हैं आपके लिए, और लेटेस्ट पैटर्न पे आपके बनाए गए हैं। आप उस करंट अफेयर्स के वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके सेकंड वीडियो जो कि आने वाला है आपका 1 या 2 दिन में, जिसमें आपके 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक के करंट अफेयर्स इन्वॉल्व किए जाएंगे। और थर्ड वीडियो में आपकी जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो होगा आपका 1 अक्टूबर से लेकर 20 दिसंबर। इस तरह से आपके 3 वीडियो के अंतर्गत आपके टोटल 2025 को कवर किया गया है आपके लिए, क्योंकि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहे हैं। ध्यान रखना, वहाँ पर इसी तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन हमने कर रखा है। आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।